नमस्कार, मैं डॉक्टर रामावतार आपके साथ एक बार फिर कोर्स फर्स्ट चाइल्डहुड ग्रोविंग अप एंड लर्निंग। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के विभिन्न घटकों और इसके कंटेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन आज। तो बाल्यावस्था शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच का समय है। इस अवस्था में विकास की गति धीमी होती है, किंतु इसमें सभी शक्ति व संगठन होते हैं। कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। यहाँ प्रश्न बनता है, मानवीय जीवन यात्रा की किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है? मानवीय जीवन यात्रा की बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को कोई समझ नहीं पाता है। और मानवीय जीवन यात्रा की बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस ने अनोखा काल बताया है। तो यहाँ प्रश्न बनते हैं, मानवीय जीवन यात्रा की किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है? तो अनोखा काल बाल्यावस्था को। मानवीय जीवन यात्रा की बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किन मनोवैज्ञानिकों ने बताया है? कॉल एवं ब्रूस ने। तो इस काल में बालक को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बालक के शरीर और व्यवहार में अति शीघ्रता से बेहद तेज गति से जो है परिवर्तन होते हैं। लगभग 7 वर्ष की अवस्था में उसका स्वभाव जो उग्र हो जाता है, सामाजिक भावना के उदय से पूर्व वह अकेलापन या उदासी अनुभव करता है। बाल्यावस्था के द्वितीय चरण में ये रोमांचकारी कार्य करना, यानी जिसको नटखट करते हैं, रोमांचकारी कार्य करना जो कहा जाता है, क्योंकि 7 वर्ष से पहले 6 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था से पहले की अवस्था है, जिसमें शैशवावस्था भी है। और क्योंकि जैसे जैसे आगे अवस्थाओं के पदसोपान को आगे पार करता है बालक, तो उसमें समझ बढ़ती है और सामाजिकता का विकास होता है। अब सामाजिकता का विकास होता है, सामाजिक प्रवृत्ति उसमें आती है, वैसे वैसे वो बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और एक विवेक जागृति के बाद 25 वर्ष की अवस्था के बाद जो है एक भावी और कर्णधार व्यक्ति के रूप में व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहेंगे कि यहाँ प्रेमार्जन होता है बाल्यावस्था। आगे ब्लेयर, सिम्पसन और जॉन्स ने बाल्यावस्था के बारे में बताया है कि बाल्यावस्था जो है उसमें दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों, एवं आदर्शों का सामान्य क्रम होता है। नजरिए का विकास, दृष्टिकोण का विकास, वैल्यूज विकसित होना और आइडल, यानी किसी उच्च कृतित्व के व्यक्तियों को अपने आचरण के रूप में, जिसको रोल मॉडल, क्योंकि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। और स्कूलिंग में पूर्व बाल्यावस्था में जब बालक आता है तो देखा जाता है कि भाषा विषयों में अपने भाषा विषय के विषयाध्यापक जैसी उसकी राइटिंग होती है, क्योंकि अनुकरण से सीखता है। और उत्तर बाल्यावस्था में वो सामान्यकृत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ब्लेयर, सिम्पसन और जॉन्स, यहाँ 3 मनोवैज्ञानिकों ने बात बताई है। प्रश्न बनता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न बनता है कि मानवीय जीवन यात्रा की किस अवस्था में दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का विकास होता है? तो बाल्यावस्था में ये सब जो है विकास होता है। अब यहाँ बाल्यावस्था में दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का विकास होता है, तो ये किसने बताया है?
ब्लेयर, सिम्पसन और जोन्स। यहाँ 3 बातें मानवीय आचरण में बताई हैं, दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों की। वो 3 मनोवैज्ञानिकों ने, तो इस युगल से इनको ठीक से याद रखा जा सकता है। ब्लेयर, सिम्पसन और जोन्स मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था में दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का विकास होने की बात कही है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, इस अवस्था में शैशवावस्था की अपेक्षा मोटाई कम हो जाती है, शरीर में पतलापन आ जाता है और विकृत या कुरूप स्थिति, फिजिकल जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, शारीरिक अवसंरचना जो है बालक की, वो कुरूपता की बन जाती है। और मनोवैज्ञानिक बॉल्डविन ने इस बारे में बताया है। मनोवैज्ञानिक है बॉल्डविन, उन्होंने क्या बताया है कि जन्म के समय लंबाई जो 52 सेंटीमीटर होती है, 5 वर्ष की अवस्था में वो 106 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ देखिए लंबाई तेज गति से बढ़ रही है, इसलिए बालक जो शैशवावस्था में एकदम से कैप्सूल नुमा था, गोलमटोल हुआ करता था, वो लंबाकाय हो जाता है। और जन्म के समय जो बताया बॉल्डविन महोदय ने, 52 सेंटीमीटर जो लंबाई होती है अमूमन, ये कोई एकदम से फिक्स मेजरमेंट, एकदम से जो डेडलाइन नहीं होती है। जन्म के समय अमूमन लगभग या अमूमन स्थिति में बच्चों की जो लंबाई वो 52 सेंटीमीटर होती है। आगे बॉल्डविन ने बताया कि 5 वर्ष की अवस्था में वो जो लंबाई है 106 सेंटीमीटर हो जाती है। अब 106 सेंटीमीटर होने का मतलब यहाँ आप देखिए कि अब 5 वर्ष का होते होते वो शैशवावस्था को पार करके और बाल्यावस्था में आ गया है। तो जन्म के समय के दोगुने से भी 2-4 सेंटीमीटर ज्यादा ही है यहाँ 5 वर्ष की अवस्था में जो इसकी लंबाई है वो। आगे 9 वर्ष की अगर बात करें, वही बालक जब 9 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो लंबाई है वो 131 सेंटीमीटर हो जाती है। और 13 वर्ष की अवस्था में ये जो लंबाई है वो 151 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये जो तेज गति से, क्योंकि इन 3 स्टेजों में बहुत तेज गति से इंक्रीजिंग होती है, और पहले जन्म के समय से और उसके बाद 5 वर्ष का होता है तब तक जो है अचानक 52 से 106 सेंटीमीटर, तो तेज गति से लंबाई बहुत तेज गति से बढ़ती है इस अवस्था में। अब क्रो एंड क्रो ने शारीरिक अवसंरचना की स्थिति को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है, बाल्यावस्था में शारीरिक जो परिवर्तन हुए हैं उनको क्रो महोदय ने वेस्टर्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो। ये सरनेम के हिसाब से है, जैसे श्रीमान व्यास होता है उपनाम से, क्योंकि वेस्ट पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने क्रो एंड क्रो ने बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था की जो शारीरिक अवसंरचना है उसके बारे में बताने के लिए अपने विवरण को जो है वो 7 उप विभागों में बांटा है। पहला विभाग है भार, वजन, वेट। तो 6 वर्ष की आयु में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का लगभग 7 गुना हो जाता है, यानी 6 वर्ष की अवस्था। अब मान लीजिए जन्म के समय बालक का वजन जो है वो 2 केजी है। आगे बताया है क्रो एंड क्रो ने कि वही बालक 6 वर्ष का होता है तब उसका वजन जो है वो जन्म के समय वजन का 7 गुना हो जाता है। तो 7 गुना होगा, जन्म के समय 2 गुना था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 6 वर्ष तक की अवस्था में 14 किलो वजन उसका स्वाभाविक तौर पर हो जाता है। अभी न्यूट्रिशन और अन्य जो शारीरिक विकृतियां और व्याधियां हैं अगर वो ना हो तो लगभग यही होता है। आगे बताया है कि 9-10 वर्ष की अवस्था तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। 9-10 वर्ष की अवस्था में जो है बालक अधिक भार वाले होते हैं, बॉयज ज्यादा होते हैं। लेकिन इसके बाद 9-10 वर्ष की अवस्था के बाद बालिकाएं जो है उनका
वजन जो है ज्यादा होने लगता है। लंबाई में अगला जो घटक ट्रोएंट्रोल महोदय ने दिया लंबाई का, लंबाई क्योंकि बाल्यावस्था में बालकों में लंबाई का बढ़ना स्वाभाविक होता है और शरीर पतलाकार हो जाता है, कुरूप सा दिखाई देने लगता है। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की आयु तक लंबाई अपेक्षाकृत कम ही बढ़ती है और इस अवस्था में शैशवावस्था की अपेक्षा मोटाई कम हो जाती है। यानी बाल्यावस्था की बात करें, शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में एकदम से है वो अवस्था जिसमें मोटा गोल मटोल कैप्सूल जैसा बालक होता है, जिसको सभी लोग जो है परिजन और अभिभावक मिलने वाले रिश्तेदार उसको खिलाना चाहते हैं, गोद में लेना चाहते हैं। लेकिन वही बालक जब बाल्यावस्था में आता है और लंबाकार हो जाता है, कुरूप सा हो जाता है, पतला पड़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उससे उतना लगाव नहीं। तो शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में शरीर का की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है और यहाँ लंबाई की में जो बढ़ती है वो वजन में वृद्धि की अपेक्षा तीव्र होती है। अब यहाँ एक ही धरातल से अगर एक ही एक्सिस से बात करें तो बाहर भी बढ़ता है, लेकिन लंबाई उससे कहीं ज्यादा बढ़ती है। ये बाहर का आरेख माने लंबाई का माने तो बाहर बढ़ता है, उसकी वजह तुलना में अपेक्षा में जो है आनुपातिक रूप से लंबाई ज्यादा बढ़ती है। यहाँ प्रश्न बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किस अवस्था में व्यक्ति का या बालक का बाहर लंबाई की अपेक्षा कम रह जाता है? बाहर लंबाई की अपेक्षा कम रह जाता है तो वह अवस्था बाल्यावस्था होती है। दांतों की स्थिति, क्योंकि दांत चेहरे के स्वरूप को या चेहरे की सुंदरता के लिए दांतों की जो महती भूमिका होती है। अब बाल्यावस्था के आरंभ तक अर्थात बाल्यावस्था जहां आरंभ होती है 6-7 वर्ष तक की स्थिति में आते आते अवस्था में आते आते और बालकों के दूध के दांत हैं वो गिरने लगते हैं। अमूमन सभी बालकों में, चाहे वो बालिकाएं हैं चाहे बालक हैं, और क्योंकि न्यूट्रिशन माँ के आंचल से दूध से मिलता है, इसलिए इस अवस्था में बाल्यावस्था से पहले की जो शैशवावस्था उसमें सभी को न्यूट्रिशन अच्छा ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दांत शैशवावस्था में या जो दूध के दांत होते हैं, आरंभिक दांत होते हैं, वो सुंदर होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आना आरंभ हो जाते हैं। जैसे 8 वर्ष की अवस्था में, अगर 8 वर्ष की अवस्था की बात करें, 6-7 वर्ष की अवस्था में या 8 वर्ष में नए दांत आना शुरू है तो ये दांतों से, अब यहाँ ये कहेंगे कि एकदम से 11 ही आए, 12 नहीं आएंगे, 10 नहीं आए, ये हो सकता है एकदम से डेडलाइन नहीं होती है ये। और 10 वर्ष की अवस्था में, अब 10 वर्ष की अवस्था में की अगर बात करें तो ये दांत 14 दांत हो जाता है। तो दांतों की संख्या बढ़ती चली जाती है और जो दूध के दांत होते हैं वो गिरे जाते हैं, उनकी जगह स्थायी दांत आ जाते हैं और नए दांत भी पीछे जो स्थायी रूप से आना आरंभ हो जाते हैं। और 12 वर्ष की अवस्था में दांतों की संख्या जो है वो 24-25 के करीब हो जाती है और इस प्रकार धीरे धीरे जो है दांतों की, और ये अंतिम दांत जिसको अक्कल दांत कहते हैं, किशोरावस्था के उत्तरार्ध तक या किशोरावस्था के अंत तक भी आनी होती है और 32 दांत आ जाते हैं। तब अमूमन उस अवस्था के लोगों को कहते हैं कि अब भी समझदारी नहीं आएगी क्या, 32 आ गई, फिर कब अक्ल आएगी तेरे को। और अंतिम जो स्थायी दांत आते हैं जिनको जाड़ या दाढ़ कहते हैं, अक्कल जाड़ जिसको कहते हैं, और वो 32 के मतलब से होते हैं। इसीलिए बच्चे जब पूरे विकसित हो जाते हैं, जो 20-25 साल के, 22-23 साल के हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है, हालांकि वो बाल्यावस्था में नहीं होते हैं, किशोरावस्था को पार कर चुके होते हैं, लेकिन तब उनको कहा जाता है कि 32 आने की बात भी अकल नहीं आई, जब समझदार बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर से जुड़ी किंवदंतियां हैं, व्यंग्यात्मक बातें भी होती हैं। हड्डियां, बोन्स जो है, बाल्यावस्था की अगर बात करें तो हड्डियों की संख्या भी बढ़ती है और धीरे धीरे उनमें मजबूती भी आती है। अब संख्या बढ़ती है, हम बात करेंगे हड्डियों की संख्या आरंभ में ज्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ने लगती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या बढ़ती है और उस हड्डियों की मजबूती भी बढ़ती है।
इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से 350 हो जाती है। यानी हड्डियों की अगर बातें करें तो 270 हड्डियां थी, क्योंकि अब 270 है इसका मतलब जॉइंट कम है, और इससे बढ़कर 350 हड्डियां हो जाती है, तो हड्डियों की संख्या बढ़ी, इसका मतलब हड्डियों में जॉइंट बढ़े हैं। इसीलिए बाल्यावस्था में खेलते कूदते समय जो है फ्रैक्चर आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि उनमें जॉइंट्स ज्यादा होते हैं, फिर ये वापस जॉइंट आगे जाके कम हो जाते हैं। इस अवस्था में मांसपेशियों में जल की मात्रा कम होने लगती है और ठोस तंतु का विकास होने लगता है। स्वास्थ्य, क्योंकि बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उस समय इस बात की विवेचना हुई थी, चर्चा हुई थी कि बालक जो है अचानक खेल रहे हैं और खाने के लिए जब कहा गया या खाने के लिए जब भूख लगी तो अचानक जो बिना साफ सफाई, बिना हाथ मुंह धोए खाना आरंभ कर देते हैं, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं। कहने मतलब बाल्यावस्था की विशेषताओं में ये था कि बाल्यावस्था में बालक जो है वो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते, इसलिए इस अवस्था में बालक जो है ज्यादा रुग्ण होते हैं। और पूर्व बाल्यावस्था में बालक अक्सर बीमार इसीलिए पड़ जाते हैं। बेयर एंड शिंडर के अनुसार उन्होंने बताया, मनोवैज्ञानिक हैं बेयर एंड शिंडर, कि इस अवस्था में आमाशय और हाजमे की गड़बड़ियां, जुकाम, कान दर्द, ये जो होते हैं, बेयर एंड शिंडर मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने क्या बताया है कि बाल्यावस्था में जो बालक हैं वो आमाशय के रोगों से, पाचन संबंधी रोग गड़बड़ियां उनमें होती है, जुकाम, कान दर्द, खसरा, कनखड़े, चेचक, ये सब सारे इन्फेक्शन वाले, संक्रमण वाले विकृतियां हैं, व्याधियां हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। इनके अलावा बाल्यावस्था में बालक दुर्घटनाओं में अधिक फंस जाते हैं। अब दुर्घटनाओं में अधिक फंस जाते हैं तो वो कॉमर्शियल स्तर के ड्राइविंग या और कोई जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं करते, फिर भी क्यों फंस जाते हैं दुर्घटनाओं में। इस अवस्था में इतनी समझ नहीं होती है, इसलिए घर के जो जोखिमपूर्ण कार्य होते हैं, कुछ रिस्की कार्य होते हैं, जैसे माताएं सिलाई का कार्य करती हैं, मशीन छोड़ के थोड़े किसी और अन्य कार्यों में लग जाते हैं। अचानक जो है बाल्यावस्था में बालक जो कुछ करना चाहता है अपने परिजनों को देख के, क्योंकि इस टॉपिक के शुरुआत में अपन ने बात की थी कि बालक जो है अनुकरण से सीखता है, तो वो मशीन अपनी माँ की जैसे मशीन चलाने की कोशिश करता है और पिन के सहारे जो अंगुली जाते देखता है और वैसे ही अंगुली लगा के कपड़े को आगे शेविंग करता है, सिलाई करने की कोशिश करता है, पिन अंगुली में फंस जाती है। तो ये दुर्घटना के शिकार इस प्रकार से होते हैं। या साइकिलिंग सीखते समय, साइकिलिंग सीखने की मन होता है लेकिन शारीरिक विकास इतना नहीं होता है कि वो ठीक से साइकिलिंग सीख सके, तो साइकिलिंग सीखने या साइकिल चलाना सीखने की स्थिति कि या साइकिल चलाने की कोशिश करते भी जो है बालक जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, दुर्घटनाओं में फंस जाते हैं। तो या फिर किवाड़ों की जो कुंडे होते हैं, किवाड़ों की जो पार्ट होते हैं, उनके बीच में अंगुली आ जाती है। तो ऐसे दुर्घटनाओं के इस प्रकार के छोटे छोटे करते समय, घरेलू कार्यों को संपन्न करते समय, या फिर पानी के हौद होते हैं उनमें पानी निकालने की कोशिश करते समय जो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अबोध होते हैं, इतना विवेक उनमें होता नहीं है और जोखिम को वो समझते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। आगे क्रो ने अपने इस प्रसंग में लिया है सिर, हेड, क्योंकि मानसिक शक्तियों का पूरा संकेंद्रण सिर के अंदर होता है और सिर का विकास सबसे पहले होता है। जन्म के समय सिर की सतह का क्षेत्रफल संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल का 21% होता है, यानी पूरा शरीर है उसका 21% सरफेस है, क्षेत्रफल है, सरफेस कहेंगे, वो सिर का होता है। और इस बाल्यावस्था में आते आते ये अनुपात जो है घट जाता है, नीचे आ जाता है और 13% हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के सरफेस या सिर के पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे शरीर के क्षेत्रफल का 13% होता है। 100 में से 13% पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर का होता है, जो जन्म के समय 21%, क्योंकि जन्म के समय सबसे विकसित और बड़ा अंग सिर ही होता है। जन्म के समय जितना सरफेस होता है बालक का शिशुअवस्था में, जन्म नवजात का, न्यूबॉर्न का, उसमें 21% सरफेस एरिया जो है वो सिर का होता है। लेकिन बाल्यावस्था में आता है 4-5 वर्ष, 5 वर्ष का होते होते ये प्रतिशत का जो है
13% आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर का आकार घटा है, इसका मतलब ये समझिए कि शरीर का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, इसलिए सिर का आकार घटता हुआ आता है, लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सिर पहले से विकसित है और सिर में जितना विकास होना होता है उतना बाल्यावस्था के अंत तक हो चुका होता है। उसके बाद में जो है उसके आकार परिमाप में वृद्धि नहीं होती। सिर के अंदर जो संज्ञानात्मक शक्तियां हैं उनमें खूब इम्प्रूवमेंट होता है, विकास होता है, परिवर्धन, परिमार्जन, परिष्करण होता है, लेकिन सरफेस एरिया में नहीं होता, पैरामीटर में नहीं होता है। मांसपेशियां जो है उनमें ठोस तंतुओं का घटक जो है, एलिमेंट्स हैं, वो बढ़ने लगते हैं। शैशवावस्था में या बाल्यावस्था से पहले जो है 75% लिक्विड होता है, 25% मांसपेशियों में सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, ठोस तत्व होते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते ये जो अवस्था है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और ठोस एलिमेंट्स बढ़ेंगे और वो 34-35% तक आ जाते हैं और लिक्विड जो एलिमेंट्स है वो 65% रह जाते हैं। तो इस प्रकार क्रोनिक महोदय में भार, लंबाई, दांतों की अवसंरचना और नए दांतों का आना, हड्डियों का विकास और जॉइंट्स तथा स्वास्थ्य, सिर, मांसपेशी घटकों के संदर्भ में अपने विवरण से बाल्यावस्था की शारीरिक अवसंरचना को विवरणित किया है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।